नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, बुद्धा पीजी कॉलेज, कुशीनगर। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखना या अधिगम क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इस बात की चर्चा करेंगे। सीखना क्या है? बच्चा जब पैदा होता है तो उसके में कोई भी सामाजिक गुण नहीं होते। वह धीरे धीरे वातावरण के संपर्क में आता है और अपने अनुभव के आधार पर नया ज्ञान अर्जित करता है। ये नया ज्ञान अर्जित करना ही सीखना है। उदाहरण के तौर पर एक छोटा बच्चा जलती हुई मोमबत्ती को देखता है, उसके प्रति आकर्षित होता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जब पकड़ता है, हाथ जल जाता है, छोड़ देता है। दोबारा फिर पकड़ता है, फिर हाथ जल जाता है, छोड़ देता है। यानी कि पहले वो जलती हुई मोमबत्ती के प्रति स्वाभाविक क्रिया कर रहा था, लेकिन जब अनुभव के आधार पर उसने जाना या उसने सीख लिया कि जलती हुई चीज को नहीं छूना चाहिए, हाथ जल जाएगा, उसके बाद उसकी क्रिया परिष्कृत हो गई, यानी उसने जलती हुई चीज को पकड़ना छोड़ दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीखना क्या है? एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहार के द्वारा होती है और यह व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है। सीखने की परिभाषा बहुत से लोगों ने दी है, लेकिन हम केवल दो परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गेट्स एंड अदर्स, इन्होंने ये कहा कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन बहुत ढेर सारे कारणों से होता है, लेकिन व्यवहार परिवर्तन जो अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से होता है, उसी को हम सीखने के अंतर्गत रखते हैं। क्यों? इसलिए कि अनुभव के द्वारा जो हम सीखते हैं वह सीखना स्थायी होता है। जैसे अगर हम किसी से कहें कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर या पथरीली जमीन पर देख करके नीचे चलना चाहिए, तो बच्चा उस चीज को नहीं मानेगा। लेकिन अगर वह ऊबड़ खाबड़ या ऊंची नीची जमीन पर बिना देख के चला और गिर गया, उसे चोट लग गई, यानी उसे अनुभव हो गया कि हमें ऐसी जगहों पर नीचे देख करके चलना चाहिए, तो इस तरह का सीखा हुआ ज्ञान उसका स्थायी होता है। इसी तरह से प्रशिक्षण के माध्यम से भी जो चीजें हम सीखते हैं वह ज्ञान भी हमारा स्थायी होता है। यानी अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम सीखने के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी परिभाषा है मेल्विन एच मार्क्स की। इसने ये कहा कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली इंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर विच इज अ फंक्शन ऑफ प्रायर बिहेवियर यूजुअली कॉल्ड प्रैक्टिस। यानी इस परिभाषा में मार्क्स ने अधिगम प्रक्रिया के 4 गुणों पर जोर दिया है। पहला, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। यानी पहले भी मैंने कहा कि वह व्यवहार परिवर्तन जो स्थायी होता है उसी को हम अधिगम के अंतर्गत रखते हैं। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे मोटिवेशन के द्वारा या बदलती हुई परिस्थितियों में हमारा व्यवहार जब बदलता है, उन चीजों को हम अधिगम के अंतर्गत नहीं रखते। दूसरी चीज इसने जो कही कि अधिगम प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देता है, परंतु व्यवहार में परिलक्षित होता है।
इसीलिए हम कहते हैं कि अधिगम प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। यानी कैसे बच्चा सीख रहा है ये प्रत्यक्षतः दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन जब उसका व्यवहार परिष्कृत हो जाता है तब हम समझ लेते हैं कि उसने इस चीज को सीख लिया। तीसरी विशेषता या तीसरा गुण मार्क्स ने जो अधिगम के लिए बताया वो ये बताया कि अधिगम स्थायी प्रकृति में परिवर्तन का परिणाम है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई चीज बहुत दिनों से जानते चले आ रहे हैं, लेकिन अचानक से उसमें परिवर्तन आता है और हम सोचते हैं कि अरे ये नहीं, इसके अलावा ये भी चीज है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो 4 पैर वाले सफेद एक जानवर को देखता है और पूछता क्या है, तो बताते हैं कि ये बकरी है। वो ये जान जाता है जो सफेद होगा उसके 4 पैर होंगे, कान होंगे, ये बकरी है। लेकिन कुछ दिन बाद वो उसी तरह का एक और जानवर देखता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि वह में करता है और यह भों करता है। तब वो जान जाता है कि इसी तरह का, अब तक कोई जान रहा था कि जो 4 पैरवा जानवर है ये बकरी ही है, लेकिन जब कुत्ते को देखा और उसके दूसरे गुणों को जाना तो उसने ये जाना कि नहीं, इस तरह की विशेषता भले ही है, लेकिन अगर गुण दूसरे हैं तो वो कुत्ता है। चौथी विशेषता अधिगम अभ्यास तथा अनुभव पर आधारित है। ये बहुत बड़ी बात कही कि अधिगम जो है वो अभ्यास एवं अनुभव इन दोनों पर आधारित होता है। अब हम ये देखते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। 2 मुख्य कारक हैं, आंतरिक कारक या इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा बाह्य कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स। आंतरिक कारक में शारीरिक कारक आते हैं और मानसिक कारक आते हैं। बाह्य कारक या वातावरणीय कारक में भौतिक वातावरण से संबंधित चीजें आती हैं और सामाजिक वातावरण से संबंधित चीजें आती हैं। अगर इन सारे कारकों को मिला करके हम देखें तो हम ये पाते हैं कि इनमें बहुत से कारक ऐसे होते हैं जो अधिगमकर्ता से संबंधित होते हैं, कुछ अध्यापक से संबंधित होते हैं, कुछ पाठ्य वस्तु से संबंधित होते हैं, तो कुछ अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। इन 4 बिंदुओं को दृष्टिगत रखकर आज हम इनकी चर्चा करेंगे। पहला कारक जो है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। इसमें जो पहली चीज आती है वो आती है आयु एवं परिपक्वता। उम्र का सीखने से बहुत गहरा संबंध है और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि सीखने की क्षमता 18 से 20 वर्ष तक बहुत तेजी से होती है। बहुत तेजी से बच्चा सीखता है। क्यों? इसलिए कि उसकी बुद्धि का विकास 18 से 20 वर्ष तक होता है और धीरे धीरे वह अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपने अनुभवों को सीखता हुआ, अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ सीखता चला जाता है। और सीखने के लिए जितनी आयु आवश्यक है, परिपक्वता भी उतनी ही आवश्यक है। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि बहुत छोटे बच्चों को लिखना नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि उनको सिखाने के लिए खेल विधि, कहानी विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उनकी उंगलियां अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई होती हैं कि वो लिख सके। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा मानसिक रूप से परिपक्व होता जाता है, उसके सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है। दूसरा कारक है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। कहते हैं
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना सीखने के लिए बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हुए तो या बच्चा हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है सीखने के लिए, तो उसके सीखने की क्षमता उतनी नहीं होगी और वो प्रभावित होगी। तीसरा कारक है आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। यह सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कक्षा में 2 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक इंजीनियर बनता है और एक केवल डिग्री लेकर के रह जाता है। ऐसा क्यों? ये होता है आकांक्षा स्तर के कारण। यानी पहले बच्चे का आकांक्षा स्तर ऊंचा था, वो इंजीनियर बन गया, और दूसरा उसी क्लास में उसी अध्यापक से पढ़ते हुए केवल डिग्री लेकर के ही रह गया। तो ये लेवल ऑफ एस्पिरेशन बहुत प्रभावित करता है सीखने को। अगला कारक है बुद्धि एवं रुचि, इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट। हम सभी जानते हैं कि सीखने के लिए बौद्धिक क्षमता का होना आवश्यक है और वह बौद्धिक क्षमता तभी सुचारू रूप से चल पाती है जब सीखने के लिए रुचि हो, वह विषय रुचिकर हो। अगर वह रुचिकर नहीं है तो बौद्धिक क्षमता होते हुए भी बच्चा उतना नहीं सीख पाता है जितना सीखना चाहिए। अगला कारक जो है जो सीखने को प्रभावित करता है वो है सीखने की इच्छा, विल टू लर्न। जहां चाह वहां राह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, एकलव्य ये हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि अगर सीखने की इच्छा है तो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कुछ भी सीखा जा सकता है। अगला कारक है तत्परता, रेडीनेस। इसको थॉर्नडाइक ने दिया लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। वो ये कहता है कि अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है तो वो ज्यादा सीखता है। तत्परता के नियम की 3 अवस्थाएं उसने बताई। एक तो ये कहा कि अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है तो उसे सिखाना आसान होता है या संतोषजनक होता है। दूसरी अवस्था उसने बताई कि अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है और उसे नहीं सिखाया जा रहा है तो वो अवस्था खिजाने वाली होती है। और तीसरी अवस्था, अगर वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है और उसे सिखाया जा रहा है तो ये खिजाने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर ने कोई प्रश्न पूछा और बच्चा उस प्रश्न का अच्छी तरह से उत्तर जानता है। टीचर ने उससे पूछा, बच्चे ने जवाब दिया और उसको टीचर की शाबाशी मिली तो वह बहुत खुश हुआ। यानी वो सीखने के लिए तत्पर था या प्रश्न का जवाब देने के लिए तत्पर था। ऐसी स्थिति उसके लिए संतोषजनक है। लेकिन दूसरी परिस्थिति, अगर बच्चा प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है लेकिन टीचर उस बच्चे से ना पूछ करके किसी दूसरे बच्चे से पूछ रहा है और उस बच्चे को उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो यह स्थिति खिजाने वाली होती है और वो बच्चा ये सोचता है कि मुझे इतना अच्छा इसका उत्तर आ रहा था और अगर टीचर ने मुझसे पूछा होता, मैं अच्छा जवाब देता तो मुझे शाबाशी मिलती। तीसरी अवस्था थॉर्नडाइक ने ये कहा कि अगर बच्चा प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है और शिक्षक ने उससे प्रश्न पूछ लिया और वो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया तो भी खिजाने वाली स्थिति होती है। वह यह सोचता है कि इतनी बड़ी कक्षा है, क्या हम इसे प्रश्न पूछना था। यानी
सीखने के लिए विद्यार्थी को तत्पर होना जरूरी है, उसमें रेडीनेस की भावना होनी चाहिए। अगला फैक्टर है थकान, फैटिग। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है सीखने के लिए। थकान शारीरिक रूप से भी हो सकती है और मानसिक रूप से भी हो सकती है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगला कारक है चिंता एवं तनाव, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। चिंता सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। अगर चिंता इस बात की है कि हमें सीखना है और उससे हमें मोटिवेशन मिल रहा है, हमें यानी विद्यार्थी को मोटिवेशन मिल रहा है, छात्र को मोटिवेशन मिल रहा है, तो वह सीखने में सहायक होगा। लेकिन केवल चिंता है और उसको व्यवहार रूप में परिणत नहीं कर रहा है, तो यह नकारात्मक होगा और ऐसी चिंता से तनाव उत्पन्न होता है। जब केवल चिंता होती है तो उससे तनाव उत्पन्न होता है और यह सीखने को प्रभावित करता है। अगला फैक्टर है आदतें, हैबिट्स। आदतें दो तरह की होती हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। एक विद्यार्थी के लिए अच्छी आदतें जैसे समय पर उठना, अनुशासन का पालन करना, समय का सदुपयोग करना, ये चीजें सीखने में, पढ़ने में रुचि लेना, ये चीजें जो हैं, इस तरह की आदतें सीखने में सहायक होती हैं। अधिगमकर्ता से संबंधित जो अगला कारक है वो है प्रशंसा एवं निंदा। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जिनकी रुचि थोड़ा सीखने में कम है या जो सीखने में कम तत्पर हैं, वो प्रशंसा से ज्यादा सीखते हैं। यानी अगर वो थोड़ा भी सीखें और उनकी प्रशंसा की जाए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो धीरे धीरे उनमें सीखने के प्रति रुचि जागेगी। निंदा एक ऐसा फैक्टर है जिससे बचने की जरूरत होती है। अगर कोई शिक्षक है बार बार किसी छात्र की निंदा ही कर रहा है, अरे बताओ तुमको इतना भी नहीं आता, इतनी छोटी चीज है, तो एक दिन दो दिन सुनने के बाद तीसरे दिन से वह उस टीचर की कक्षा से पलायन करना शुरू कर देता है। तो निंदा भी एक ऐसा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। स्मृति एवं विस्मृति। हम सभी जानते हैं कि सीखने के लिए अच्छी स्मृति का होना जरूरी है, लेकिन विस्मृति भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की भी एक सीमा होती है और वह उतनी ही चीजों को अपने अंदर रख पाता है। तो जो बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उनका विस्मरण भी आवश्यक है। उन्नति का ज्ञान, नॉलेज अबाउट प्रोग्रेस, यह भी सीखने के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि ये चीज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इस चीज को जान करके या इस कोर्स को कर करके हम कितनी उन्नति कर सकते हैं। अगला कारक है प्रतियोगिता, कंपटीशन। सीखने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता का होना आवश्यक है, ईर्ष्या की भावना उसमें नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण मैं दूं, एक बच्चा ऐसा था जो बहुत बड़े घर का था, इतने बड़े घर का कि उसके पिता चश्मे की बहुत कई फैक्ट्रियां लगवा दें, लेकिन वो क्लास में चश्मे चुराता था
टीचर्स परेशान थे, उसके गार्जियंस परेशान रहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब उसकी केस हिस्ट्री की गई तो पता क्या चला कि उसकी क्लास में एक और बच्चा है और इसमें इन दोनों में हमेशा कंपटीशन होता रहता था कि कौन क्लास में फर्स्ट आएगा, और चाहते हुए भी ये बच्चा फर्स्ट नहीं आ पाता था और वो दूसरा बच्चा जो चश्मा लगाता था वो फर्स्ट आ जाता था। तो कहीं न कहीं इसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये चश्मा लगाता है, स्मार्ट दिखता है, इस नाते शिक्षक इसको फर्स्ट कर देते हैं। और ये बात इसके अचेतन में बैठ गई, और जो प्रतियोगिता, स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, वहां ईर्ष्या ने स्थान ग्रहण कर लिया और वो मारे ईर्ष्या के कि इसने चश्मे चुरा लेंगे, ये स्मार्ट नहीं दिखेगा तो ये फर्स्ट नहीं आएगा। धीरे धीरे उसकी काउंसलिंग की गई तो वो बच्चा स्वस्थ हुआ। यानी इस तरह की प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए कि बच्चा हाँ हमें क्लास में प्रथम आना। अब दूसरा फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अध्यापक से संबंधित कारक, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। इसमें जो पहली चीज है वो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करता है। क्यों? इसलिए कि छात्र जो हैं शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं। शिक्षक को बच्चों के सामने एक खुद को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि छात्र जो है वो अपने अध्यापक से, उनके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित होता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है ज्ञान एवं कौशल, नॉलेज एंड स्किल। शिक्षक का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो अधूरा ज्ञान होता है। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान हो और पढ़ाने की स्किल, ताकि बच्चे का अधिगम सही ढंग से हो, बच्चे की लर्निंग सही ढंग से हो। अगर नॉलेज है भी और स्किल नहीं है तो भी वह अध्यापक बहुत सफल नहीं हो पाता है। इसलिए ये चीजें आवश्यक होनी चाहिए। तीसरा जो फैक्टर है वो है शिक्षण विधि। सीखने के लिए अच्छी शिक्षण विधि का भी होना आवश्यक है। बहुत ढेर सारी विधियां हैं जिनके द्वारा एक अध्यापक शिक्षण कार्य करता है। यह देखना चाहिए कि किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है, उसका उपयोग करना चाहिए। चौथा है व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार। अगर कोई शिक्षक क्लास में जाता है और भौहें तनी हुई रहती हैं बच्चों के सामने, उन्हें ये लगता है कि हमारे शिक्षक आ गए हैं क्लास में, अब हमें कुछ बोलना नहीं है, केवल उनकी बातों को सुनना है, रूडली बिहेवियर शिक्षक करे, ये सीखने को प्रभावित करता है। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि जब वो क्लास में इंटर करे तो स्माइली फेस के साथ करे, और बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सीखने में दिक्कत है, तो उनका पूरा सहयोग करे। यानी अध्यापक का व्यवहार छात्र के साथ सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। अगला जो फैक्टर है जो सीखने को प्रभावित करता है, पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो क्या पढ़ाया जा रहा है इसका भी बहुत असर पड़ता है सीखने पर।
इसमें पहली चीज जो है वो पाठ्य वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ कंटेंट, क्या पढ़ाया जा रहा है। दूसरी चीज है पाठ्य वस्तु का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, यानी जो पढ़ाई जा रही है, क्या पढ़ाई जा रही है और उसका संगठन कैसा है। संगठन का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी में सबसे जरूरी है कि बच्चा पहले वर्णमाला जाने, फिर शब्द जाने, फिर वाक्य जाने, फिर पैराग्राफ लिखना सीखे, यानी एक तार्किक क्रम में उसका संगठन होना चाहिए। अगला कारक है जो पाठ्यवस्तु से संबंधित है, जीवन से संबंध, रिलेशन विथ कंटेंट, रिलेशन विथ लाइफ, यानी कंटेंट ऐसा हो कि जिसका संबंध जीवन से है। अभी ये कोविड का समय है, बहुत ढेर सारी पोस्टें ऐसी आ रही हैं कि हमने बच्चों को बीए करा दिया, बीएससी करा दिया, ये लेकिन यह नहीं बताया कि ऑक्सीजन कैसे नापेंगे, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैसे लगाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि जो पाठ्यवस्तु हो, अगर उसका संबंध हमारे जीवन से है तो वो ज्यादा बोधगम्य होगी। अगला है कठिनाई स्तर, जो हमारा कंटेंट है वो इस बात को ध्यान में रख करके होना चाहिए कि किस क्लास के लिए है और उसका कठिनाई स्तर या डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगला कारक जो सीखने को प्रभावित करता है वो है प्रक्रिया से संबंधित कारक, प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर्स, जिसमें पहला है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथडोलॉजी, किस विधि से पढ़ाया जाए कि छात्र को अधिक ग्राह्य हो, यह देखना आवश्यक है। कौन सी विधि कक्षा 1 के लिए उपयोगी होगी, कौन सी विधि कक्षा 6 के लिए उपयोगी होगी और कौन सी विधि हाई स्कूल या इंटर के लिए उपयोगी होगी या कौन सी विधि स्नातक लेवल के लिए उपयोगी होगी। इस चीज को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। दूसरा कारक है अभ्यास और उपयोग, प्रैक्टिस एंड यूज। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, यानी जो हम सिखाते हैं सीखने के लिए आवश्यक है कि उसका अभ्यास कराया जाए और सीखे हुए ज्ञान का उपयोग भी कराया जाए। थॉर्नडाइक ने जो अपना सीखने का नियम दिया उसमें इसने कहा कि लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, यानी सीखे हुए ज्ञान का अगर उपयोग बार बार किया जाता है तो वह सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है और अगर उपयोग नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे वो सीखा हुआ ज्ञान भूलने लगता है। तो ये आवश्यक है कि जो सिखाया जाए उसका अभ्यास कराया जाए और उसका उपयोग भी कराया जाए। अगला कारक है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ टीचिंग एड्स। जब से टेक्नोलॉजी ने शिक्षा में प्रवेश किया तब से यह माना जाने लगा कि केवल व्याख्यान विधि ही उपयोगी नहीं है, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु से संबंधित ऐसी सामग्री दिखाई जाए या ऐसी सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाए जिसमें व्याख्यान के साथ साथ उन चीजों को प्रत्यक्षतः या तो छात्र देख सकें या मॉडल के रूप में देख सकें या चार्ट के रूप में देख सकें, किसी रूप में। क्या होगा उससे? एक इंद्रियों के साथ साथ
और भी इंद्रियां सक्रिय होती हैं, जिससे सीखना आसान होता है। एक और भी महत्वपूर्ण फैक्टर है उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग। सीखने के लिए यह बहुत जरूरी है। करते क्या है शिक्षक कि बच्चे ने कोई कार्य किया, गलत किया तो काट देते हैं और ये कह देते हैं गलत। नहीं, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मेरा यह मानना है कि एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वो यह बताए कि ये गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, और इसका सही रूप क्या होगा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बच्चा बड़ा है तो हमें पहले उसकी डायग्नोसिस करनी चाहिए कि अगर बच्चा कोई चीज नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसकी समस्या का निदान करना चाहिए और फिर उसके बाद उसके कारण को जान करके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। अंतिम एक और कारण है जो सीखने को प्रभावित करता है, वो है वातावरण से संबंधित कारक, इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, जिसमें पहला है भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब कि क्लासरूम कैसा है, क्लासरूम सिचुएशन कैसी है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि बच्चा कितना सीख पाएगा। अगर एक कमरा ऐसा, आप कल्पना करिए कि एक कमरा ऐसा, एक क्लासरूम ऐसा है कि जहां प्रकाश की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है, और दूसरा कमरा एक ऐसा है जहां प्रकाश की व्यवस्था है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है, पंखे लगे हुए हैं या एसी लगा हुआ है, तो दोनों वातावरण में जो बच्चे होंगे उनकी लर्निंग अलग अलग तरह से होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा है सामाजिक कारक, सोशल इन्वायरमेंट। बहुत सी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां चाह करके भी बच्चा नहीं सीख पाता है। ये चीजें भी सीखने को बहुत प्रभावित करती हैं। अंतिम चीज है समय। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि समय गर्मी का है, जाड़े का है, कौन सा समय है, ये भी सीखने को प्रभावित करता है। यानी हम लोगों ने ये देखा, अब तक ये देखा कि सीखना क्या है। अगर सीखने को हम एक पंक्तियों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। इन एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के लिए ये जो कारक हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। धन्यवाद।